सबको अवगत है, देश में 7 मई के समय पर ऑन ए डेली बेसिस 4,14,000 से अधिक उस समय में उस टाइप के केसेस आए थे। अब हम उस केसेस में काफ़ी कमी नोट कर रहे हैं। 25 मई का वह घटते घटते 2 लाख से कम प्रति रोज के औसत से आने लगी और 7 जून तक 1 लाख के करीब, और अब हमारे केसेस करीब 51,666 जो हैं पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। यह करीब 88% डिक्लाइन इन केसेस है, जो हमने हाईएस्ट पीक देश में डेली केसेस रिपोर्ट होने का नोट किया था। इसी के साथ ही हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1 से 7 मई वाले हफ्ते में जहां देश में 3,89,803 केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते अब 53,000 केसेस के करीब पिछले हफ्ते में औसतन नोट किया गया है। और हम ये देखें तो पाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में भी देश में जो डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 24% के करीब कमी आई है। यह एक कंटिन्यू ट्रेंड हम पिछले कुछ हफ्तों से नोट कर रहे हैं। हम आशा करते हैं यह ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और देश में इसी तरह से केसेस कम होते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि इसके लिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और साथ में कंटेनमेंट पर अपना फोकस उसी गति से बनाए रखें। हमने अगर पिछले 4 मई वाले हफ्ते में देखें कि जहां देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक केसेस आ रहे थे, 2 जून वाले हफ्ते में वह घटकर 262 जिले में कन्वर्ट हुआ और अब केवल 125 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं। यानी कि 406 जिले ऐसे थे जहां पर अधिक केसेस आ रहे थे मई वाले हफ्ते में, वह अब घटकर लिमिटेड केवल 125 जिले रह गए हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि हम अब पाते हैं कि ओवरऑल केस का जो कंटेनमेंट है इन्फेक्शन, वह लिमिटेड टेरिटरीज में ही नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां पर डेली केसेस रिपोर्टिंग में कमी आई है, दूसरी स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि या कि हमारे हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें भी 37,45,000 जो अधिकतम केसेस देश में 10 मई वाले समय पर हमने नोट किए थे, वह घटते घटते अब 6,12,000 केसेस यानी कि करीब 6.13 लाख एक्टिव केसेस देश में रह गए हैं। यह एक रिडक्शन है अराउंड 31.3 लाख सिंस द पीक जो हमने 10 मई को नोट किया, और करीब 83% जो कमी आई है वह हम नोट कर रहे हैं, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्ट्रेन था उसमें कमी आई है और साथ ही क्वालिटी ऑफ केयर की तरफ फोकस उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। इसी तरीके से एक स्थाई पर जब एक्टिव केसेस में कमी आई है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एफर्ट्स के द्वारा हम देखते हैं कि ओवरऑल रिकवरी रेट में भी उसी स्थाई में वृद्धि हुई है। 81.8% जहां हमारा रिकवरी रेट था 3 मई वाले समय पर, वह अब बढ़ते बढ़ते 96.7% हो गया है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, हमारा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट हर स्टेट, हर जिले स्थाई पर उसी गति से चलता रहे ताकि हम ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट में सफल हो सकें। इसी तरीके से जब देश में कोविड केसेस में वृद्धि नोट की गई, उस समय पर एफर्ट्स करके पैरेलली टेस्टिंग जो कि हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट करती है उसको बढ़ाया गया। 6,91,000 केसेस जो प्रति रोज हम टेस्ट औसतन कर रहे थे 12 से 18 फरवरी के समय पर, वह बढ़ते बढ़ते 21 लाख से अधिक टेस्ट प्रति रोज के औसत से हम कर रहे थे। और अभी भी जबकि केसेस में कमी आई है तो भी देश में 17.58 लाख हमारे केसेस टेस्टिंग और औसतन बेसिस पर हम डेली कर रहे हैं। एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, दूसरे स्थाई पर क्योंकि हमारा कंटेनमेंट रेस्ट्रिक्शन पर एफर्ट रहा, तो हमने देखा कि जहां शुरू के दिनों में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते 21.6% हो गई थी, उसमें 75% के करीब कमी आई है और अब देश में औसतन केस पॉजिटिविटी अराउंड 3.1%। इसी के साथ ही ऐसे जिले जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5% से ज़्यादा है, 6 मई वाले हफ्ते में जहां देश में जिले ऐसे 103 थे, वह बढ़े 27 मई वाले हफ्ते में 290 हुए और अब 24 जून वाले हफ्ते में हम देखें तो एज हाई एज 565 डिस्ट्रिक्ट देश में ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी लेस देन 5%। इसके साथ ही हमारा एक कंटिन्यूड एफर्ट जो वैक्सीनेशन पर बना हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे देश के संदेश में भी कहा था, 21 जून से एक और
गति से हमने वैक्सीनेशन को बढ़ाया है, तो उसके तहत हम देखते हैं कि अभी जो कल का डेटा है, यानी कि आज सुबह के करीब हम देखें तो देश में 30.79 करोड़ वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी थी। और अगर हम 3 बजे का डेटा, जो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, अगर हम 3 बजे का डेटा भी देखें तो हम देखते हैं कि देश ने 31 करोड़ 13,18,355 वैक्सीन डोजेज दे दी हैं। यानी कि हम 31 करोड़ वैक्सीन डोजेज का आंकड़ा भी पूरा कर चुके हैं। और पिछले कुछ घंटों में ही देश में 34 लाख से अधिक वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी हैं। और यह कार्यक्रम आज के उस अनुपात से चल रहा है और हम आशा करते हैं कि यही गति बढ़ती रहेगी। 21 जून में जहां देश ने एक दिन में 86 लाख से अधिक वैक्सीनेशन डोजेज दी, वह उसी अनुपात से, उसी गति से एफर्ट चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे यानी कि कल के दिन में भी देश में करीब 60,73,000 वैक्सीनेशन डोजेज दी गई। आज एक स्थाई पर हमारा कंटेनमेंट पर एफर्ट है, एक स्थाई पर क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट है, दूसरे स्थाई पर देश में जहां केस पॉजिटिविटी कम हो रही है, जरूरत है कि हम यह ध्यान रखें कि वायरस अभी भी हमारे समाज में है, हमारे सिस्टम में है, और हम किसी भी हद तक कोई भी कोताही नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी कोई कार्य ना हो कि वायरस को फिर से पनपने का मौका मिले। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें रिस्क ऑफ एक्सपोजर बढ़ जाता है। रिस्क ऑफ एक्सपोजर यानी कि चांसेस कि जिससे हमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो, तो ऐसी जगह हैं जहां पर कि हवा का प्रवाह नहीं होता, एनक्लोज स्पेसेस, जहां वेंटिलेशन कम है, बंद कमरे। इसी तरीके से जहां पर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और अधिक समय तक इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही जहां पर भीड़ ज़्यादा होती है, और इसी के साथ ही फोर्सफुल एक्सेलेशन, यानी कि अगर हम तेज आवाज़ में बात करें, कफिंग या स्नीजिंग, जिसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस होती हैं वह अधिक दूरी तक जा सकती हैं। ऐसे समय पे जरूरी है कि हम सब एक कॉमन क्लैरिटी से आगे बढ़े। लो रिस्क वाली एक्टिविटीज, जैसे कि हम अपने घर पर रहें, और उस समय पर घर पर रहना ठीक है, या घर पर रहना जो डिस्टेंसिंग जो मॉनिटर करना है, जब घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट ना हो, या कोई क्वारंटाइन में ना हो, या कोई हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ना हो। अगर ऐसा हो तो घर में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम अनुसार पालन हो। इसी तरीके से वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग, जिसमें कि परस्पर दूरी बनी रहती है, वह कार्य लो रिस्क रिलेटेड कार्य हो सकते हैं। टेक अवे हो, ऑर्डर इन फूड हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या ऑनलाइन शॉपिंग जैसी एक्टिविटीज जिसमें फिजिकल कांटेक्ट कम से कम होता है, वह एक्टिविटीज हम लो रिस्क के अंदर ले सकते हैं। लो से मीडियम रिस्क में ऐसी एक्टिविटीज जिसमें वह खेल कूद जिसमें फिर भी डिस्टेंस बना रहता है, उनको हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडोर गैदरिंग हो तो हमारा एफर्ट्स वैक्सीनेशन पर उसी श्रद्धा के साथ बना रहे, ताकि अगर हम लोग वैक्सीनेटेड हो तो हम एक दूसरे को अपने आप को बचा सकते हैं और अपने द्वारा इन्फेक्शन के फैलने के खतरे को भी रोक सकते हैं। मीडियम और हाई रिस्क में हम वह इवेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सबमिट किया है कि फोर्सफुल एक्सेलरेशन जहाँ पर होता है वह हाई रिस्क इवेंट हो सकती हैं। तो एक्सरसाइजिंग एट जिम, तो हमें वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, या हद से हद तक अवॉइड करना है, डिस्टेंस को बनाकर रखना है। ऑफिस में रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इंडोर डाइनिंग किसी रेस्टोरेंट में हो, वहाँ परस्पर दूरी बनाकर रखें। और सैलून हो या बार्बर शॉप हो, जहाँ पर कि आदमी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वह भी मीडियम और हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जैसे कि पार्टीज, बार्स और नाइट क्लब्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर हम बिना प्रिकॉशन के मूव करें, कंसर्ट्स हों, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हों, मूवी थिएटर्स हों जहाँ पर कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा हो, और इसी तरह से कोई ऐसे कॉन्ग्रीगेशन किसी भी हद तक जहाँ पर कि प्रिकॉशन का पालन ना हो, स्पोर्टिंग की बड़ी बड़ी इवेंट जहाँ पर अधिक लोग आ रहे हों, मार्केटिंग और शॉपिंग मॉल्स जहाँ पर अगर हम जाएं भी और हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, वह सब हाई रिस्क एक्टिविटीज़ के अंदर हम ले सकते हैं। इस समय पर जरूरी है कि जब देश में रिलैक्सेशन लाई जा रही हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करें, ताकि हमारा वायरस कम हो सके। हम इससे पहले भी इस विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क को पहने, मास्क को पहनते समय पर ध्यान रखें कि वह नाक और मुंह को क्लोज करे। मास्क को हम अगर नॉर्मल ढंग से प्रॉपर प्रोसेस से नहीं पहनेंगे तो यह एक झूठी सांत्वना होगी और हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपने बीच परस्पर 2 गज की दूरी इसका पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम रोक सकें। इसी के साथ ही
हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब देश में एक्टिविटीज़ खुल रही हैं, रिलैक्सेशन आ रही है, मास्क को हम कंटिन्यूस बेसिस पर और करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि ये छोटा सा एक बलिदान है, छोटा सा एक त्याग है, जिसके द्वारा हम अपने मूवमेंट को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। और साथ ही हम अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को और अपने समाज में सभी को बचा सकते हैं। हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो एक भी आदमी जो मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके द्वारा इन्फेक्शन कई अधिक लोगों तक फैल सकता है। तो सभी अपना सामाजिक दायित्व निभाएं, यह हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जरूरी है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। हमें यह समझना होगा, लाइफ के न्यू नॉर्मल के रूप में मास्क का प्रयोग देश को और समाज को बचाने में सक्षम होगा। धन्यवाद। डॉक्टर गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम आपको जीनोमिक सर्वेलेंस या जीनोम सीक्वेंसिंग जो हो रही है कंट्री में, उसके बारे में बताएंगे और उसका क्या करंट स्टेटस है। As all of you know, SARS-CoV is basically a virus, and the virus by its own nature mutates. ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है जो जैसे ही होस्ट सेल में जाता है ये रेप्लिकेट होता है, और जैसे ही इन्फेक्शंस बढ़ती हैं उसका जो रेट ऑफ replication है that increases, and because of that, as part of the evolution of any virus, it mutates. What happens is, when this viral RNA, there are genes in it with gene sequences in it, there are changes which come into that, it becomes a mutation, which is a normal process. And this virus which has got the mutation in it is then known as a variant. But this is a very normal process of an evolution of a virus, and as it moves, we see this happening. But yes, when does it really start impacting us? The impact comes in when we know that it is going to have impacts in terms of its transmission levels, or if we can then test it to see if there is an impact against any of the treatment. But one aspect we have to very clearly remember, और अभी जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल जी ने आपके सामने लास्ट स्लाइड में जो कहा, एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये दो चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। इम्पैक्ट ये चेंज होता है कि उसको हमें कैसे ट्रैक करना है और उसको देन वी हैव टू सी कि उसको हमें आगे कैसे ले जाना है। अब ये जो वेरिएंट्स हैं, ये हम डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं, इनको नॉमेनक्लेचर दिए जाते हैं, और जनरली WHO देता है ग्लोबल डेटा के बेसिस पे, हैविंग लुक्ड एट इट। We also have from the US and England different nomenclatures, and in India we go by the nomenclatures which WHO puts out for us. And there are 3 different nomenclatures. When these mutations which happen, as I said, if there is any previous association with any other such similar variant which we feel can impact the public health, then it becomes a variant under investigation. We take it through investigation, we do all the studies, there is a continuous scientific and clinical correlation that is brought to it. The moment we do identify genetic markers, which we feel that these genetic markers are then going to have any association with the receptor binding domain, or it's going to have any such implications which could affect the antibodies or any aspect of the neutralizing assays, we then start calling them as variants of interest, because they have not yet been clinically identified or correlated. The moment we get some evidence that yes, there is an increased transmission, and this is through field site, on-site clinical correlations, we do see the genomic variation that has been identified, clinically correlated, and we've seen an increased transmission, it then becomes a variant of concern. And you all have been following this science and this genomic activity, and you have seen that in the last couple of months, the first variant of concern was the one which was announced by the UK, where it was identified
And subsequently, we now have 4 of these, which the WHO has called alpha, beta, gamma, and delta. As we all know, delta was the one which, yes, in India it was identified, and in fact it was the Indian scientists who identified it, put it onto the global database. There is a global database. And because of the genomic surveillance that was done within our country, it also helped globally many other countries then to identify it on the global database. And then it was noted that it was found in many countries. And today, as we've seen, it is there in many countries. Now, as we move this delta, as it moves ahead, and as we've said, there will be a continuous process of this evolving. Now, on this delta variant that we have recently noted that there is one more mutation which has come in, which is likely to impact the receptor binding domain, likely to impact the neutralizing aspects, and that is the on the B617.2, which is the delta 1, we now have this K417N. So we say it's a delta, which is B617.1.2 plus K147N. So that really is what your delta plus is. Plus means there's an additional mutation which has come to the delta, which is now being looked at by the scientists. This whole, and this is really a sublineage that moves ahead. So that is the true interpretation of this delta plus, as you may call it. What really is it going to be in terms of the public health impact? So now what we are looking at and trying to see, and in the presentation which Dr. Surjit Singh will make, he will give you the complete information on it. What is it that we are trying to see? Is there an increased transmission? How is it going to impact? And the same measures that we have been doing for tracking the delta is also continuing for this. We all know that INSAGOG, which is the Indian SARS-CoV consortium, which you're going to hear a presentation of, has through these months been able to do all this exercise. We today have, in fact, now over these months as we've expanded, we have 300 sentinel sites across the country from where the samples come. So we've covered the entire country, all the districts, all the states have been covered, and from 300 sites the samples are coming. 28 sequencing labs, but we also have a hospital network which has now been brought on. This hospital network is to look at samples which come in, which let us know what is the severity, what is the clinical correlation, what are the breakthrough infections, what are the reinfection cases. So the network now covers the whole country. And through these 300 sites that have been giving the samples in all the states, we have, in fact, more than 65,000 samples which have been taken from these states and processed. More than 45 to nearly 50,000 samples have been analyzed, and you will see the details where we have about 50% of them now being reported as variants of concern, and the delta has been there. We've been seeing how it is moving and taking it forward. What we would just like to say here is, and Dr. Surjit Singh will in his presentation highlight, that these variations will continue. This is not a new phenomenon. The viruses will continue to mutate as long as the pandemic remains. But as responsible citizens, we all have to continue to go ahead with our COVID appropriate behavior. We have to, the public health interventions, the Ministry of Health has regularly, through these reports which come in from the INSAGOG, been in touch with the state governments. The INSAGOG now has a site, a portal where all our data comes in. There is a weekly report which is brought out, a weekly bulletin which is issued, and that information goes to the state governments so that there is an immediate action which is taken. You did see on this variation of the 617.2 plus K417N, which is now being called as Delta Plus, there has been an immediate response from within the states, which we have seen, and he will give you the details of the 12 states and around 50 such samples, which are being watched and tracked very, very carefully. So with this, I would just like to stop and hand it over to Dr. Surjit Singh with, again, the closing message that let us not forget that our public health intervention or our COVID appropriate behavior, which is a very important aspect of it, does not change even if the variants change and they keep coming up with new variations into it. So we will continue to track it
And these sites that we are doing, these large number of sites and samples will give us an indication of if there is any new variation which is coming on any of these lineages, whether they are delta or alpha. These are the two which are there in our country, and we will keep watching them carefully. Thank you very much. डॉक्टर सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैडम ने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, INSACOG जो जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम है भारत सरकार का, जिसमें कि मुख्यतः हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के विभिन्न इंस्टीट्यूट इस कंसोर्शियम में शामिल हैं। ये शुरुआत के समय में इसमें 10 लैब थे, आज इसको एक्सपेंड करके 28 लैब और जोड़ दिए गए हैं, और उसी के साथ राज्यों ने भी अपने अपने लैब्स को इसमें जोड़ना चालू कर दिया है, और वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में सीक्वेंसिंग आरंभ कर चुके हैं। इसी के साथ मैं 2 बातें और बताना चाहूँगा कि इस कंसोर्शियम को मॉनिटर करके एक फ्रेमवर्क बनाया गया है सरकार का, जिसमें साइंटिस्ट और मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज दोनों शामिल हैं। एक इसकी सबसे ऊपर की स्टीयरिंग कमेटी है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, दूसरी इसके नीचे कमेटी है हमारी जो साइंटिफिक एंड क्लिनिकल एडवाइजरी ग्रुप, जिसको हम SAG कहते हैं, तीसरा हमारा जो रिसर्च का लेबोरेटरी नेटवर्क है वो है, और चौथा इसका मुख्य स्तंभ है NCDC, जिसका कि IDSP नेटवर्क है, जो कि सैंपल लाने और एपिडेमियोलॉजिकल कोरिलेशन में इसकी मदद करता है। अब हम जीनोम सीक्वेंसिंग का जरा सा आपको एक रेलेवेंस बताना चाहेंगे। जैसा मैडम ने बताया, वायरस का, RNA वायरस का पर्टिकुलरली म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको कि हम सब लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजीज के ट्रांसमिशन पर कितना पड़ रहा है ये देखने के लिए। क्या जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं उसमें क्लिनिकल सीवियरिटी भी दिख रही है, या हम कोई म्यूटेशन ऐसा देख रहे हैं जो कि री इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहा है, और क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी में अगर कोई नए म्यूटेंट का असर आ रहा है, ये देखने के लिए। और इसी के साथ हमको एक और पहलू भी हम इसका देखते हैं, वो है जो हमारे अवेलेबल टेस्ट हैं, क्या वो हमारे नए म्यूटेंट वायरस को डिटेक्ट करने में भी उतनी सफलतापूर्वक कारगर है कि नहीं। इसके बारे में हमारे सर डॉक्टर बलराम भार्गव सर आपको थोड़ा और बताएंगे कि इसके बारे में विभिन्न प्रक्रियाएं जारी हैं। अब जहाँ तक सीक्वेंसिंग की बात है, सीक्वेंसिंग में हम लोग 2 प्रकार के, एक तो प्रोस्पेक्टिव सर्वेलेंस करते हैं और दूसरा रिट्रोस्पेक्टिव करते हैं। ये मैं आपको इसके बारे में 2 पहलू बताना चाहूँगा। पहली चीज़, हमारे टारगेट सैंपल्स क्या हैं, कौन से सैंपल्स को हम सीक्वेंस करना चाहेंगे, और दूसरा इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। टारगेट सैंपल हमारा, जैसा कि आपको शुरू में मालूम है, इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हमने टारगेट किया, ये जानने के लिए क्या कोई विदेशी आदमी हमारे देश में इस प्रकार का नए म्यूटेशन वाला वायरस लेके अंदर तो नहीं आ रहा, जिससे कि वो भविष्य में एक हमारे लिए पब्लिक हेल्थ का खतरा बन सके। दूसरा, हमारा कम्युनिटी का हमने सर्वेलेंस किया, और कम्युनिटी के सर्वेलेंस में हमारा इनिशियल पार्ट में उद्देश्य ये था, ये जानने के लिए कि क्या ये नए म्यूटेंट, जिसको कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, अल्फा वायरस, वो हमारे देश में मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए हमने 1 महीने पुराने 5% सैंपल जो RT-PCR से, जिसकी CT वैल्यू 25 से कम थी, उनको टारगेट किया, और उनके जरिए ये जानने का प्रयास किया कि ये वायरस और नए म्यूटेंट वाला वायरस हमारे देश में है कि नहीं। तो ये अचीव करने के बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी को परिवर्तित किया। स्ट्रेटजी को हमने WHO की स्ट्रेटजी से मेल के हिसाब से तारतम्य किया, और वो करने के बाद हमने अब जो हमारी कम्युनिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटिनल सर्वेलेंस स्ट्रेटजी, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही माना हुआ कारगर तरीका है। इसमें हमने पूरे प्रदेशों में सेंटिनल साइट्स नियुक्त की हैं। सेंटिनल साइट 2 प्रकार की हैं, एक तो लैब और दूसरा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से और सेंटिनल साइट से, इनमें हमने ये ध्यान रखा है कि वो हर जिले का रिप्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर लैब में, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में दिया जाए। इसका 2 पर्पज़ है। लैब का पर्पज़ ये है कि ये देखना कि ट्रांसमिशन किस हिसाब से चल रहा है, और हॉस्पिटल के सैंपल का पर्पज़ है कि सीवियरिटी किस हिसाब से इम्पैक्ट हो रही है। इसके बाद में एक और पहलू आपको बताऊंगा जो हॉस्पिटल नेटवर्क का मैडम ने जिक्र किया। तीसरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसका, वो है री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू। जहाँ सेंटिनल सैंपल्स हम एक परसेंटेज में लेते हैं, एक सैम्पलिंग करते हैं उसकी, यहाँ पर री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के हर केस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। उसका कारण ये है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा री इन्फेक्शन का केस और कौन सा वैक्सीन फेलियर का केस
एक नए म्यूटेंट द्वारा हुआ और उसमें कितना प्रतिशत आ रहा है, क्या वैक्सीन हमारी नए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के कारण वैक्सीन की एफिकेसी प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आइए इसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारा क्या है। सबसे पहली चीज़ है सैंपल्स कम्युनिटी से उठाना और या लैब से उठाना या सेंटिनल साइट से उठाना। इनको उठाने के लिए हमारे IDSP का नेटवर्क जो कि हर जिले में हर राज्य में फैला हुआ है, वो हमको इसमें मदद करते हैं कि सही सैंपल जो कि रैंडमली पिकअप हो और जो हमारे टारगेटेड पॉजिटिव केसेस जिनकी की CT वैल्यू वगैरह सब जांची जाए, उसको किस तरीके से लैब तक पहुँचाएं। और इस लैब नेटवर्क का हमने एक राज्य वाइज डिवीजन किया है जिससे कि लैब में एक पर्याप्त मात्रा में सैंपल पहुँचे और उनकी सीक्वेंसिंग हो। लैब सीक्वेंसिंग करने के पश्चात दो काम करती है। एक तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाई करती है जिसका कि ऑलरेडी लेड डाउन जीनोम सीक्वेंसिंग उनके पास मौजूद रहता है। वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो हमको IDSP को बताने के बाद, NCDC को बताने के बाद IDSP उसको सीधा राज्य को बता देता है। दूसरा है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा म्यूटेशन देखा तो जो जीनोमिक पर्सपेक्टिव से ऐसे एरिया में है वायरस के जिससे कि ट्रांसमिशन, सीवियरिटी या री इन्फेक्शन या इम्यून एस्केप मैकेनिज्म प्रभावित हो, तो उस म्यूटेशन को वो साइंटिफिक एंड क्लिनिकल एडवाइजरी ग्रुप के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर पूरे देश के एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप है वो इसको अवलोकन करता है और अगर वो पाता है कि ये पब्लिक हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकता है तो हमारे वो IDSP NCDC को बताता है और IDSP उसको फिर कम्युनिटी में डिटेल में जाके ये देखता है कि जिस एरिया से ये म्यूटेशन आया उस एरिया में सर्ज किस हिसाब से चल रही है और क्या उस एरिया में और म्यूटेशन के केसेस मौजूद हैं कि नहीं। ये एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हम सबको ये समझना जरूरी है कि म्यूटेशन, नया म्यूटेशन डिटेक्ट होते ही हम उसको ये कहने में किसी तरीके से सक्षम नहीं होते कि ये ट्रांसमिशन बढ़ाएगा या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा या इसके तुरंत एकदम से पब्लिक हेल्थ एक्शन या ये एक्शन कर लिए जाएं या क्यों नहीं किए गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे डिटेक्ट हुआ वैसे ही काम क्यों नहीं किया। कारण उसका रहता है जब तक कि उसको साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोरिलेट करके हम इस बात को सत्यापित न कर लें कि इससे ही ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, उसके लिए हमको वीक बाय वीक बढ़ता हुआ ग्राफ देखना पड़ता है और बढ़ते हुए ग्राफ में वेरिएंट का प्रोपोर्शन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं। इसको हम दोनों को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड से और जब हम पाते हैं कि जो सर्ज बढ़ रही है उसी के अनुपात में हमारा वेरिएंट भी बढ़ रहा है, इन दोनों को कोरिलेट करने के बाद हम उसको ये कह पाते हैं कि हाँ ये वेरिएंट हो सकता है जो कि सर्ज दे। अब उसका फायदा ये होता है कि हम दूसरे अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में जहां हमें इस प्रकार का नया वेरिएंट मिलता है उसको हम सजग कर सकते हैं और उसको एक एडवांस प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये हमको एक बेटर तरीके से समझने में पड़ता है। लेकिन फिर मैं यही बात कहना चाहूँगा, बचाव इससे मुख्य बचाव हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। जैसे कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी हमारी किसी किस्म का भी ट्रांसमिशन हो, हमको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा मदद करेगा। अब मैं आपको ये जो मैडम ने अभी बताया कि स्पाइक एरिया में जो हमारे म्यूटेशंस हैं जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहे गए हैं आज की तारीख में, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसमें आप बस मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो N501Y जो वेरिएंट जो आपको म्यूटेशन है, जो आपको पहले 3 वेरिएंट में मिलेगा और ये तीनों वेरिएंट हमने हमारे जो है पहले ही आइडेंटिफाई हो चुके थे और जिसके कारण कि हमने देखा था कि कई दिन जैसे साउथ इंग्लैंड में काफ़ी एक्सपोनेंशियल सर्ज मिला, हमारे देश में भी पंजाब में इसके प्रति सर्ज मिला, दिल्ली में भी इनिशियल पार्ट हमको इसके कारण मिला। और इसी प्रकार अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पाइक वाला जो एरिया है जिससे रिसेप्टर बाइंडिंग जो अभी मैडम ने बताया था, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होता है उस एरिया में जो म्यूटेशन होता है वो पर्टिकुलर म्यूटेशन जीनोमिकली इस हिसाब को हमको एक इशारा देता है कि शायद ये किसी प्रकार की पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस से वो इम्पैक्ट कर सकता है। मैं बार बार वही बात कहूँगा, जीनोमिक पार्ट एक है, एपिडेमियोलॉजिकल पार्ट एक है। कभी हमेशा जरूरी नहीं है कि जो जीनोम का हम स्ट्रक्चर देखें वो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट दे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना कि पूरे स्पाइक एरिया में कम से कम 1273 जीनोम्स होते हैं, तो उन जीनोम से म्यूटेशन आते रहना कोई सामान्य, कोई ऐसी अनहोनी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जब हमें वो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट देखेगा तो हम डेफिनेटली उसको आगे की तरह मॉनिटर करेंगे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, राज्यवार हमने स्टेट वाइज वेरिएंट्स देखे हैं और पाया है करीब 21,156 हमको आज तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिफरेंट टाइप के मिले हैं विभिन्न राज्यों में। इसमें 8 राज्य मुख्य तरह इंपॉर्टेंट हैं जिनमें कि हमको 50% से ज़्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिला है और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,
केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जिनमें कि इसका जो हम जिसको कह रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, उसका प्रतिशत 50% से ज़्यादा लोगों में पाया गया। तो ये हमने स्थापित करने के बाद इसको ये कहा कि एक्सपोनेंशियल सर्ज जो हमने दूसरी उसमें देखी वेव में, वो काफ़ी हद तक इस वेरिएंट के द्वारा भी ड्रिवन थी। ये अगर हम वीक बाय वीक इसको देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे B117 जो आपको इनिशियल पार्ट में नीले रंग का ज़्यादा दिखाई दे रहा था, जैसे ही मंथ बाय मंथ आगे चलते जाएंगे तो देखेंगे आप आज की तारीख में 90% हमारे केसेस जो है B1.617.2 से ड्राइव हो रहे हैं। मतलब जो प्रपोर्शन ऑफ सैंपल्स जो हम सीक्वेंस कर रहे हैं उसमें हमारे 90% सैंपल्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट के द्वारा जा रहे हैं। यही हम अगर इसमें देखना चाहें कि किस प्रकार से ये वेरिएंट का फैलाव बढ़ा है, तो अगर आप देखेंगे तो आखिरी में हमारा आखिरी वाले ग्राफ में जिसमें रेड दिख रहा है आपको, तो करीब करीब 80% से ज़्यादा हमारे सैंपल्स आज की तारीख में किसी भी उसमें देखेंगे तो वो एक हमको ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार इस वेरिएंट का, जो मैं आपको बार बार बता रहा था पहले, कि जब तक ये प्रपोर्शन हमारा उसके केसेस के बढ़ने के प्रपोर्शन से मेल नहीं खाया गया तब तक हम इसको ये नहीं कहेंगे कि पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट हमारा इस पर है। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा B1 जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है वो किस प्रकार समय के साथ बढ़ा है। अगर दिसंबर में देखें तो हमारा देश बिल्कुल इस वेरिएंट से प्रभावित नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि मार्च में 52 जिले हमारे देश के जिनमें कि ये वेरिएंट पाया गया था, और अगर आगे हम देखें तो आज की तारीख तक हम 174 जिले हमारे ऐसे हो चुके हैं जिनमें कि हमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रभावित रूप से मिला है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन सभी जिलों में हम लोग एक मॉनिटर कर रहे हैं ट्रेंड को, लेकिन आज की तारीख में जो हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड हमारा एक इसके द्वारा पहले आई गई सर्ज को एक डाउनफॉल के द्वारा दिखाई दे रहा है। ये मैं करंट स्टेटस आपको बताना चाहूँगा। जो 174 जिले हमारे पूरे 35 राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें के मुख्यतः अगर आपको जो मैंने पहले भी बताया महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और गुजरात, लेकिन इन सभी जगह पे एक सा सिनेरियो नहीं रहा। कहीं पर पहले हमको डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा मिला, शुरू के पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सी जगह हमको B117 पहले ज़्यादा मिला अल्फा वेरिएंट, जिस अल्फा वेरिएंट को ग्रेजुअली जो है हमारे डेल्टा वेरिएंट ने रिप्लेस कर दिया। तो ये हमको एक नया पहलू बताता है कि डेल्टा वेरिएंट इज ए स्ट्रॉन्गर वेरिएंट देन B117। तो B117 जहाँ था उसको इसने टेक ओवर कर लिया, और आज की तारीख में अगर हम टोटल एनालिसिस देखें तो अल्फा वेरिएंट हमारा करीब 4000 लोगों में पाया गया है, बीटा वेरिएंट हमारा 149 बहुत कम है, गामा हमारे यहाँ सिर्फ एक केस में पाया गया जो कि हमारा ब्राज़ील से में जो डिटेक्ट हुआ था पहली बार, और B1617 जो हमारा 0.2 और 0.3 बिल्कुल नहीं दिखा है हमारे यहाँ करीब करीब, और कप्पा वेरिएंट जिसको कि हम 0.1 कहते हैं वो हमारा दोनों को मिला के अगर देखें तो 16,238 केसेस में ये वेरिएंट पाया गया। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है कि जो हमारे वेरिएंट का प्रपोर्शन है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे पूरे सैंपल्स में जो 10% था जनवरी के माह में 10.31, वो आज की तारीख में 51 हो चुका, जैसा कि मैडम ने भी अपने उसमें बताया था। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपको पुराने जो हम मैडम ने भी जिसको इशारा किया कि K417 जो हमारा नया म्यूटेशन एक देखा गया है डेल्टा वेरिएंट में। चूंकि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसके सब लीनिएज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहा जाएगा। जस्ट ये मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, और ये सिग्निफाई करता है प्लस कि कोई भी एडिशनल म्यूटेशन जो डेल्टा वेरिएंट में है उसको एक प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी ये बात नहीं है कि प्लस का मतलब कोई ज़्यादा तीव्रता से ट्रांसमिशन बढ़ेगा या कोई ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करेगा, ऐसा कुछ इसमें ये प्लस नहीं इंगित करता। बाकी अलग साइंटिफिक एविडेंस करेगा तो हम निश्चित रूप से आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन जहाँ तक इस म्यूटेशन की बात है कि ये इसको पब्लिक हेल्थ की सिग्निफिकेंस का क्यों माना गया, आज की तारीख हम देखें जहाँ पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस हैं, और भारत की जैसे कि आपको खुद भी जानकारी है, भारत के जो आज की तारीख में जो केसेस हैं वो केसेस भी बहुत ही एक सीमित संख्या में हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं, और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। ये मैं बात आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जब तक इसको कोरिलेट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। उसके कारण हमारे हिसाब से ये है क्योंकि इसके
म्यूटेशंस भी वही हैं जो डेल्टा म्यूटेशन है। तो डेल्टा का म्यूटेशन और इसका म्यूटेशन पर्टिकुलरली बाकी चीज़ों में बिल्कुल एक सा है। तो जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल उस वेरिएंट में था वही इस वेरिएंट में रहेगा। रही बात इस पर्टिकुलर म्यूटेशन की K417N की, तो इसको दो चीज़ों के लिए पाया गया है। नंबर एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, नंबर 2 न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ का जो हमारे यहाँ पर क्लिनिकली उपयोग में, तो उसका भी बहुत सीमित मात्रा और केस बहुत कम है। इसलिए हम दोनों ही के बारे में अभी साइंटिफिक एविडेंस से कोई भी चीज़ कहना अब संभव नहीं है। ये हमारे केसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताता है कि आज की तारीख तक जो हम 45,000 से ज़्यादा सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं। टोटल कुल मिला के 65,000 तक करीबन लोगों ने सैंपल्स को प्रोसेस किया अलग अलग तरीक़ों से, और उसमें जो ये पाए गए तो आप देखेंगे इसमें मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 9 केसेस हैं, उसके बाद केरल में, और उसके बाद हमारे जो है मध्य प्रदेश में 7 केसेस पाए गए अब आज की। तो ये हमारे राज्य हैं जहाँ पे कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और इन राज्यों में भी ये अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर राज्य में ये नहीं कह सकते कि 7 से लेकर 20 हो गए एक ही दिन उसमें, या एक ही उसमें कुछ इतने दिनों में, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं, जैसे ही उसमें कुछ मुख्य तब्दीली आएगी तो हम डेफिनेटली साइंटिफिक एविडेंस से उसको आपको भी बताएंगे। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन की बात है, हम इस इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली स्टेट से शेयर करते हैं, ईमेल के द्वारा भी। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मैंने आपको बताया, जैसे ही हमको मिलती है, क्योंकि इसके बारे में सब चीज़ें सबको मालूम है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम उसको रखें। जैसे ही हमको लैब से रिजल्ट मिलता है एनसीडीसी में आने के बाद में, क्योंकि एक राज्य का पूरे देश का एक खाका तो होना जरूरी है, इसलिए उसको करने के बाद में वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से शेयर किया जाता है। दूसरी चीज़ है नए जीनोम के बारे में, वो मैंने आपको कहा वो बिल्कुल क्लियर होना बहुत आवश्यक है। कभी भी कोई नया म्यूटेशन हमको जीनोमिक एक्सपर्ट बताते हैं तो उस जीनोमिक एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए नए म्यूटेशन को पहली चीज़ साइंटिफिक एंड एडवाइजरी ग्रुप देखता है। जब वो उसको पाता है, सेटिस्फाई होता है, तो 7 से 10 दिन तक लगते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप देखने के बाद उसको रिकमेंड करता है, फिर राज्य को दोबारा पूछा जाता है कि आपको क्या क्लिनिकल सीवियरिटी और दूसरी दिखे। कई बार राज्य से और सैंपल्स मंगाए जाते हैं, और सैंपल्स मंगाने के बाद उस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश की जाती है क्या यह क्लिनिकल सीवियरिटी और वो दे रहा है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ही हम इसके बारे में कोई स्पष्ट साइंटिफिक ओपिनियन बना पाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, और जो वो समय लगता है वो एक साइंटिफिकली वैलिड टाइम है। इस किसी भी तरीके से हम इसको ये नहीं कह सकते। दूसरे एक ये जो कम्युनिकेशन हमने बताया, इसमें विभिन्न महीनों में कन्वेंशन की जाते हैं, राज्य वाइज वीसीज भी की जाती हैं हर लेवल पे, और वीकली बुलेटिन जैसा कि मैडम ने बताया वो भी। एक मैं नया हॉस्पिटल वाली बात कहूँगा, क्योंकि 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक है हमको क्लिनिकल से पहले वेरिएंट दिखे, उसको हम क्लिनिकल सीवियरिटी देखें। दूसरा है क्लिनिकली सीवियर डिजीज दिखे, उस सीवियर डिजीज के प्रोपोर्शन में हम वेरिएंट को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए जो मैडम बता रही थी कि हॉस्पिटल के नेटवर्क से हम लोग सैंपल्स क्लिनिकल सीवियरिटी वाले मंगा के उनमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग हमने चालू की है, और उसका भी एक हमारा नई प्रक्रिया से ही चालू है। धन्यवाद।